तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको स्टार्टिंग की थी मेंडलिज्म की, और आज मैं आपको मेंडल का जो लॉ है उसका जो पहला लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस उसको हम बताएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस को आज पढ़ा जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो चलिए सब लोग जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहले इस लॉ के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये लॉ किस पे बेस्ड है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? वन कैरेक्टर या वन पेयर जो आपके ट्रेड्स होते हैं, वन पेयर जो आपके एलील्स होते हैं, उनको लेकर जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ये वाला जो लॉ है वो बेस है, ठीक है ना। इसके बारे में ये भी जानो कि ये पूरी तरह से लॉ नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट अ 100% लॉ। नॉट अ 100% लॉ। इसको प्योरली पूरी तरह से लॉ नहीं कहा जा सकता। इसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हैव सर्टेन एक्सेप्शंस। हैव सर्टेन एक्सेप्शन। बहुत इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस है उनको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, पहले हम लोग लॉ तो पढ़ ले। हैव सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है ना। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है तो पहले आप ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है ना, अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा कुछ चीजें हैं नोट करेंगे। पहला पॉइंट ये कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। मतलब फैक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स कंट्रोल। फैक्टर्स क्या होते हैं? मेंडल ने बताया था ना, कोई ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, कैरेक्टर्स को जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है, तो उन्हीं को हम फैक्टर्स कहते हैं। मेंडल ने उनको फैक्टर्स कहा था, मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसको जीन कहते हैं। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, और एक पॉइंट और, फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर, और हमेशा फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। जीन्स हमेशा क्या होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, जोड़े में होते हैं। हो गया ना बेटा। अच्छा, तो ये दो बातें जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग निकल के आती हैं कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स। फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, मतलब जोड़ी में होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं? जोड़ी में होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बंद कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लॉ लिखते हैं। तो लॉ अब मेरे साथ आप लोग लिखेंगे साथ में। यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे। when when one pair of alleles, one pair of alleles one pair of alleles, ये लॉ है जो मैं लिख रहा हूं। when one pair of alleles are brought together, BROUGHT, brought together, जब एक पेयर एलील्स को एक साथ लाया जाता है, brought together, brought
टुगेदर, ठीक है, इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन, तो क्या होता है, क्या लिखा बेटा, when one pair of alleles are brought together in F1 generation, ठीक है ना, the only dominant factor, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को आपको समझना है और याद कर लेना, द ओनली डोमिनेंट फैक्टर, हमको पता ना कि जो फैक्टर्स होते हैं उनमें एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक रिसेसिव होता है, तो द ओनली डोमिनेंट फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड, तो केवल कौन शो होता है, जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वही शो होता है, वही एक्सप्रेस होता है, इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, expressed in F1 generation, expressed in F1 generation, F1 generation and recessive factor, और जो दूसरा वाला जो फैक्टर है रिसेसिव जो कहते हैं, एंड रिसेसिव फैक्टर ये क्या होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगा F1 जनरेशन में, एंड रिसेसिव फैक्टर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, मतलब कि ये शो नहीं करेगा ना, ये कैरेक्टर शो नहीं करेगा, एंड रिसेसिव फैक्टर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, अनएक्सप्रेस्ड, UNEXPRESSED, ठीक है। तो बेटा ये जो मैंने यहां लिखा ना, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब हम क्या करते हैं, वन पेयर एलील्स को साथ लाते हैं, जब हम एक जोड़े एलील्स को, जीन्स को साथ लाते हैं, पास लाते हैं, तो फिर उनका जब क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो केवल शो होता है, और जो रिसेसिव फैक्टर होता है वो शो नहीं होता है, ठीक है ना। उन एलील्स में से जो डोमिनेंट एलील होगा वो शो होगा और जो रिसेसिव होगा वो शो नहीं होगा, ठीक है ना। इसको समझने के लिए मैं एक क्रॉस बनाता हूँ, तो ये मेन जो अभी मैंने लिखा ये रूल है, ये आपका रूल हो गया कि वन, या ये लॉ है आपका, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, when one pair of alleles are brought together in F1 generation, जब एक जोड़े एलील्स को F1 जनरेशन में लाते हैं साथ में, तो उनमें से जो केवल डोमिनेंट ट्रेट वाला एलील है, डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट फैक्टर है, वही एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, और जो रिसेसिव एलील होता है, जो रिसेसिव फैक्टर होता है, रिसेसिव जीन होता है, वो एक्सप्रेस नहीं होता, रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं होता, वो शो नहीं होता, वो शो नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, शो नहीं होता का मतलब क्या हुआ कि उसके कैरेक्टर्स वो दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल समझो, एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस कराया, अब मैंने क्रॉस कराया, इधर देखिए आप लोग, मैंने एक तरफ क्या लिया, अब मेंडल ने क्या लिया था, मेंडल ने लिया था मटर का प्लांट, तो हम लोग भी मटर ले लेते हैं। तो अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने ले लिया कैपिटल टी, और एक तरफ मैंने ले लिया स्मॉल टी, ये क्या है, वन पेयर ऑफ एलील्स हैं, कितने हैं, वन पेयर ऑफ एलील्स हैं, ये वन पेयर ऑफ एलील्स हैं, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ एलील्स इनको कहते हैं। अब जब इनको क्रॉस कराएंगे तो गैमेट बनाएंगे ना, इधर से क्या निकलेगा, कैपिटल टी, और इधर से क्या निकलेगा बेटा, स्मॉल टी, ठीक है ना। ये तुम्हारे हो गए पेरेंट्स, तो पेरेंट्स हो गए, ये गैमीट्स निकाला हमने, गैमीट्स बनाया, ये हो गए गैमीट, क्रॉस कराया, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये है F1 जनरेशन, ये क्या है, ये F1 जनरेशन, समझ रहे हो ना,
दिस इज F1 जनरेशन। दिस इज F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन में जान रहे हो जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी, ध्यान से, ये जो कैपिटल टी है ना, ये डोमिनेंट फैक्टर है। यहाँ पे क्या है, इसीलिए वो कैपिटल, जो कैपिटल लेटर में होता है वो डोमिनेंट होता है F1 में, ये डोमिनेंट फैक्टर है। और ये जो स्मॉल टी है ये क्या है, रिसेसिव फैक्टर। रिसेसिव फैक्टर। तो जैसा कि रूल में लिखा हुआ था कि जब वन पेयर एलील्स को साथ लाते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस नहीं होता। इसका मतलब जो डोमिनेंट फैक्टर है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब ये प्लांट कैसा होगा, ये लंबा होगा। कैपिटल टी मतलब टॉल होता है, ठीक है ना, ये एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेस्ड। और रिसेसिव फैक्टर है तो वो क्या है, अनएक्सप्रेस्ड, रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। मतलब F1 जनरेशन में कोई प्लांट जो है वो ड्वार्फ नहीं होगा, बौना नहीं होगा, सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, लंबे होंगे। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये बहुत आसान है। इसमें पहले जो पहला आपका लॉ है, डोमिनेंस लॉ, इस लॉ में केवल यही बताया जाता है जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, जो जीन F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, फैक्टर मतलब जीन, वो जीन जो होता है डोमिनेंट कहलाता है। और जो जीन जो होता है एक्सप्रेस नहीं होता, जिसके कैरेक्टर्स नहीं शो होते, वो क्या कहलाता है, रिसेसिव। जैसे केस यहाँ पर है, एक तरफ मैंने टॉल लिया, एक तरफ ड्वार्फ लिया। कैपिटल टी क्या है, टॉल है, और स्मॉल टी ड्वार्फ है, प्योर है, दोनों प्योर है। इनके बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो बनी उसमें बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये जो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी स्मॉल टी में जो कैपिटल टी है दैट इज डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। तो हमेशा डोमिनेंट जीन का ही कैरेक्टर शो होता है। इट मीन्स कि ये जो F1 जनरेशन का बच्चा है ये कैसा होगा, लंबा होगा, ये बौना नहीं होगा। और जो स्मॉल टी है वो तो बौना, बौना यानी डॉर्फ कैरेक्टर को शो करने वाला जीन है, तो वो रिसेसिव फैक्टर है यहाँ पर, और वो यहाँ पर अनएक्सप्रेस रहता है, मतलब एक्सप्रेस नहीं होता। हाँ, F2 जनरेशन में आगे चलकर एक्सप्रेस होगा लेकिन F1 में नहीं। F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव फैक्टर कभी भी F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता, याद रखिएगा। और जब हम लोग F2 जनरेशन की बात करते हैं, दिस इज F1 जनरेशन, आगे चलकर अभी जब F2 जनरेशन बनाएंगे तो F2 जनरेशन में क्या होगा, रिसेसिव फैक्टर भी एक्सप्रेस होता है और डोमिनेंट फैक्टर भी एक्सप्रेस होता है, दोनों होते हैं। लेकिन F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट फैक्टर ही क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो बहुत आसान सा आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने, ये लॉ जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड कर रहा है। ये बेस है किस पे, मोनो, अरे मोनो हाइब्रिड क्रॉस नहीं है, वन पेयर कैरेक्टर है ना। तो जब वन पेयर कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर जो है, देखो वन पेयर कैरेक्टर ना, ड्वार्फ और टॉल, टॉल और ड्वार्फ, तो ये वन पेयर है। जो वन पेयर कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। टू पेयर कैरेक्टर को एक साथ लेते डाई हाइब्रिड होता, थ्री पेयर को लेते ट्राई हाइब्रिड होता। इसको 100% लॉ नहीं माना जाता, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इसको 100% लॉ इसलिए नहीं बनाते हैं, इसको नहीं मानते क्योंकि इसके भी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस। इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शंस। अभी तो लॉ मैंने लिख दिया और उसका एक एग्जाम्पल भी क्रॉस करके दिखा दिया। अब हम बात करेंगे कि इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन क्या क्या है, इसके एक्सेप्शन क्या क्या है, ठीक है ना। तो बेटा इसके दो मेन एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के। पहला जो एक्सेप्शन है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, दो एक्सेप्शन इसके हैं। पहला जो है उस फेनोमेना को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सब पहले वाले लॉ के क्या है, एक्सेप्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस
सेकंड जो है दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस तो इनको एक एक करके समझ लेना, पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन से भी। तो दिस इज कोडोमिनेंस एंड दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला वाला, और पहला क्या है आपका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके कई नाम हैं। सबसे कॉमन जो है दैट इज तो इनकम्प्लीट, सबसे कॉमन नाम तो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सबसे कॉमन नाम हो गया। दूसरा नाम इसका है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंड कर देना, ब्लेंड मतलब मिल जाना, मिक्स हो जाना, मिलावट, BLENDING। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी इसको कहा जाता है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस किसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही कहते हैं। या हम इसको पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पार्शियल डोमिनेंस। पार्शियल डोमिनेंस, पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल डोमिनेंस। डोमिनेंस, अब देखो इसके तीन नाम हो गया ना? सबसे पहले तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर इसको हम ब्लेंडिंग डोमिनेंस भी कहते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, और हम इसको पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। ये आपका पहला वाला एक्सेप्शन था, जिसके कई सारे नाम मैंने आपको बता दिया। अभी एग्जाम में जनरली जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ही नाम से आता है, कभी कभी ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस या पार्शियल डोमिनेंस के भी नाम से आ जाता है। अब इसमें क्या बोला गया था, तो मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मेरे साथ लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी यहां पर क्या हुआ था, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसको अगर हम पढ़ें, इसके रूल को देखें, तो यहां पर ये बोला गया कि इन F1 जनरेशन, पहले लिख लें, इन F1 जनरेशन डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, dominant recessive relationship is not seen, F1 जनरेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव की जो रिलेशनशिप है वो नहीं दिखाई देती है। द F1 जनरेशन do not resemble RESEMBLE any of the parent, do not resemble any of the parent, यानी F1 जनरेशन में जो आती है, जो आपकी इंडिविजुअल आता है, जो ऑफ स्प्रिंग आता है, वो अपने किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता। द F1 जनरेशन डू नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट, रादर RATHER, रादर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट intermediate condition, यहां पे क्या बन रही है? इंटरमीडिएट कंडीशन बन रही है। इज seen in F1 generation, is seen in F1 generation, is seen in F1 generation, where dominant gene, very very important, where dominant gene is
is incompletely dominant. Dominant gene is incompletely dominant over recessive gene. Over recessive gene. समझिएगा इसको अब आप लोग। इसमें क्या बोला गया? इसमें क्या बोला गया बेटा? इसमें ये बोला जा रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव का जो रिलेशनशिप है वो नहीं दिखाई देता। F1 जनरेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं दिखाई देता। तो क्या होता है कि जो F1 जनरेशन होती है, यानी F1 जनरेशन में जो आपका बच्चा आता है, डू नॉट रिसेंबल, वो मैच नहीं करता एनी ऑफ द पेरेंट, अपने किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाती है। एक इंटरमीडिएट कंडीशन मतलब वो अपने किसी भी पेरेंट से नहीं मैच कर रहा है, बल्कि एक इंटरमीडिएट ना, ब्लेंडिंग लिखा था ना, ब्लेंड मतलब मिक्स हो जाना, तो इंटरमीडिएट मतलब भी वही मिक्सिंग, एक तरह की इंटरमीडिएट कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, एक बीच की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। कहाँ पर? F1 जनरेशन में, मतलब उस बच्चे में, ठीक है ना। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन है वो पूरी तरीके से रिसेसिव जीन के ऊपर डोमिनेंट नहीं रहता। डोमिनेंट जीन, जैसे इससे पहले क्या हो रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस जब आप पढ़ रहे थे, रूल जब आप पढ़ रहे थे मेंडल का, तो वहां पर क्या था कि F1 जनरेशन में एक जो जीन था, एक जो फैक्टर था वो एक्सप्रेस हो रहा था, उसको डोमिनेंट फैक्टर कहते थे, और दूसरा वाला जो था, जो रिसेसिव फैक्टर था, वो अनएक्सप्रेस हो रहा था। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट फैक्टर है, वो पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो रहा है रिसेसिव जीन के ऊपर। डोमिनेंट पूरी तरह से डोमिनेंट मतलब पूरी तरह से केवल टॉल नहीं आ रहा है, पूरी तरह से केवल टॉल नहीं आ रहा है, यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ दोनों को मिलाकर कुछ आ जाएगा। यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ दोनों को, जैसा रूल में क्या हो रहा था कि टॉल और ड्वार्फ दोनों को जब क्रॉस करा रहे थे तो F1 जनरेशन में टॉल आ रहा था। टॉल टॉल इसलिए आ रहा था क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट जीन की वजह से था कैरेक्टर, और ड्वार्फ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो रिसेसिव फैक्टर से एसोसिएटेड था। लेकिन यहाँ अब इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि डोमिनेंट जीन इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, मतलब कि यहाँ पर टॉल पूरी तरह से ड्वार्फ को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, मींस कि उन दोनों का एक मिलाकर एक कैरेक्टर आएगा। टॉल और ड्वार्फ का एक मिक्स होकर एक कैरेक्टर आएगा, ब्लेंड करके, मिक्स करके, ठीक है ना। तो वो क्या आएगा, ना पूरी तरह से टॉल रहेगा, ना पूरी तरह से वो ड्वार्फ रहेगा, दोनों के बीच की कंडीशन आ जाएगी, दोनों के बीच की कंडीशन। डोमिनेंस, यहाँ पर डोमिनेंट जो जीन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं। कंप्लीट डोमिनेंट होता तब तो ये फिर बात ही नहीं होती, तो फिर लॉ मेंडल का जो लॉ है वही तब फिर ठीक था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि जीन कंप्लीटली डोमिनेंट था, डोमिनेंट जीन कंप्लीटली डोमिनेंट था किसके ऊपर, रिसेसिव जीन के ऊपर, इसीलिए टॉल आता था, डॉट नहीं आता था। यहाँ पर डोमिनेंट जीन इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन, दिस लॉ विच इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जैसे इसको समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अब इस प्रोसेस को, यानी जो ये जो मैंने लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको किसने बताया था? कार्ल कोरेंस ने बताया था। किसने? कार्ल कोरेंस ने। बात की जाए अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए एग्जांपल की, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसको किसने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, किसने बताया था, किसने डिस्कवर किया था? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो प्रोसेस है, is discovered by साइंटिस्ट का नाम क्या बोला था मैंने अभी को? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस, स्पेलिंग क्या हो जाएगी उसकी? CARL, कार्ल कोरेंस, CORRENS। तो कार्ल कोरेंस ने क्या किया, इस प्रोसेस को डिस्कवर किया, इस फिनोमेना को डिस्कवर किया था, ठीक है ना। कहाँ पर डिस्कवर किया था? तो एक प्लांट था, कल अमन ने बताया भी था, प्लांट का नाम मिराबिलिस चलापा।
प्लांट का नाम लिख देते हैं, इन मिराबिलिस जलापा, ये प्लांट का नाम है। मिराबिलिस जलापा में उन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया, मिराबिलिस जलापा। ठीक है ना बेटा। तो इस प्लांट में उन्होंने डिस्कवर किया, इसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 4 o'clock, 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। आप लोग बताना मुझे क्यों कहते हैं बाद में। तो मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसी के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमेना को डिस्कवर किया था कार्ल कॉलिंस ने। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे एक तरफ क्या लिया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, मतलब क्या था, ये रेड कलर का फ्लावर की वैरायटी थी, रेड फ्लावर वैरायटी। मतलब ये ऐसा मिराबिलिस जलापा का प्लांट था जिसमें जो फ्लावर जो ग्रो कर रहे थे वो किस कलर के थे, रेड कलर के थे। तो ये रेड फ्लावर वैरायटी हो गई, ठीक है ना। और दूसरी तरफ उन्होंने लिया स्मॉल आर स्मॉल आर। स्मॉल आर स्मॉल आर क्या है, दैट इज वाइट, ये वाइट है, वाइट फ्लावर वैरायटी है। मतलब ये ऐसा मिराबिलिस जलापा का प्लांट था जिसके अंदर फ्लावर किस कलर का था, पहले से ही वाइट कलर का था। तो वाइट फ्लावर वैरायटी, समझ रहे हैं ना। जैसे मटर के केस में क्या होता था, एक तरफ लेते थे क्या, वायलेट लेते थे, एक तरफ क्या लेते थे, व्हाइट लेते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेड ले रहे हैं और फ्लावर रेड ले रहे हैं और व्हाइट फ्लावर ऑलमोस्ट वैसे ही ले रहे हैं जैसे मटर में होता है, सेम कलर ही यहाँ पर भी है लगभग। तो जिससे मटर में 2 तरह के फ्लावर निकलते थे 2 कलर के, वैसे ही यहाँ पर मिराबिलिस जलापा में भी क्या होते हैं, 2 कलर के फ्लावर आपके निकलते हैं। तो एक तो आपका हो गया रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट और दूसरा व्हाइट कलर का फ्लावर वाला प्लांट। तो ये तो आपके पेरेंट्स हो गए। अब क्रॉस कराना है इनको। तो सबसे पहले गैमीट, पेरेंट्स से क्या बनाएंगे, गैमीट्स निकालेंगे, गैमीट्स। तो गैमीट्स यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा, तो इधर से बनेगा एक गैमीट, यहाँ से निकलेगा कैपिटल आर, और एक गैमीट इधर से, एक गैमीट में तो सिंगल ही जाएगा ना, सिंगल जीन जाता है ना, तो स्मॉल आर। ठीक है ना, क्रॉस कराओ, दोनों को मिला के क्रॉस कराया, बना क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर बना। दिस इज F1 जनरेशन। अब इस F1 जनरेशन में रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि या तो ये रेड होना चाहिए था या तो व्हाइट होना चाहिए था, डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस होना चाहिए था। यानी कैपिटल आर जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस होना चाहिए था, इसका कलर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, क्या होना चाहिए था, रेड, इसको रेड आना चाहिए था। देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये किस कलर का आ जाता है, इंटरमीडिएट कंडीशन। तो याद रखेंगे इसका कलर क्या आएगा, पिंक, पिंक, पिंक आ गया, रूल को ब्रेक कर दिया गया, दिस इज द एक्सेप्शन। यहां पर क्या हो रहा है कि एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ रही है F1 जनरेशन में। यहां पर ये जो रिलेशनशिप था डोमिनेंट और रिसेसिव का, ये रिलेशनशिप यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, और यहां पर एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई F1 जनरेशन में। और इसमें क्या हो रहा है, जो डोमिनेंट जीन है, वो डोमिनेंट जीन जो है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है रिसेसिव जीन के ऊपर। मतलब कि जो डोमिनेंट जीन है वो, डोमिनेंट जीन मतलब कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई ये रेड कलर का नहीं आया। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई, दैट इज क्या, पिंक कलर। क्यों, समझो, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जीन जो है वो पूरी तरह से रिसेसिव जीन के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गई है, पिंक, पिंक कलर आ गया है। समझ में आ गई बात ना, पिंक कलर आ गया है। अच्छा, अगर हम इसको F2 जनरेशन तक क्रॉस करें, F2 कैसे करते जानते हो, सेम इसी को इसी से क्या कर देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। मतलब इसको बोलते हैं सेल्फिंग कराना, क्या कराते हैं, सेल्फिंग, सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं। हमेशा F2 जनरेशन कैसे बनाएंगे, सेल्फिंग करा के बनाएंगे। तो अगर हम इसकी F2 जनरेशन देखें, तो जब तुम इन दोनों के बीच में क्रॉस कराओगे, मतलब ये भी तो पिंक ही है ना, फिर तो ये भी क्या है, पिंक ही है ना, क्योंकि वही तो है, सेल्फ है ना, सेल्फ क्रॉस है ना एक तरह से। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो अगर क्रॉस कराओगे कैसे होता है, आपको पता है ना कैसे होता है, ये आप ऐसे करो, इधर आप ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। और ये दूसरा वाला जो, इसको इधर लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये आपने बना दिया चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड बना दिया आपने ऐसे, बोर्ड एक आपने ऐसा बना दिया स्क्वायर, ठीक है।
अब आप देखो ना क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्रॉस करो, इसको इससे कराओ कैपिटल आर, अब उसको इससे कराओ कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसको इससे कराओ, पहले कैपिटल लिखो फिर स्मॉल लिखो, हमेशा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे कराओ स्मॉल आर, है ना बेटा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा आया, ये F2 जनरेशन बनी, जो 4 बने अंदर, ये क्या है F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, दिस इज F2 जनरेशन। तो पेरेंट से गैमीट्स, गैमीट्स के फ्यूजन से F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के फिर से गैमीट्स है, ये सारे गैमीट है, और इनके फ्यूजन से क्या हो गया F2 जनरेशन आई, दिस इज F2 जनरेशन, F1 जनरेशन, गैमीट, पेरेंट्स, F2 जनरेशन। ध्यान से देखो इसमें F2 जनरेशन में देखो कैसे कैसे प्लांट्स आए हैं, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे तुमको क्या दिखाई देगा, पहला है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर मीन्स क्या, रेड, रेड ऊपर से आप देख सकते हो ये रेड है, दिस इज रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, पिंक है, पिंक ही तो है ना कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जनरेशन ने कैपिटल आर स्मॉल आर को पिंक बोला था ना, इंटरमीडिएट कंडीशन है ना यहाँ पे। और ये वाला भी कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, पिंक ही तो है। और एक स्मॉल आर इट मीन्स ये व्हाइट, व्हाइट, है ना बेटा। तो अब यहाँ पर जो तुम खेत में जब तुम जाके फील्ड में जाके देखोगे गार्डन में, तो तुमको क्या दिखाई देगा, तुमको दिखाई देगा एक रेड कलर का फ्लावर निकला रहेगा एक प्लांट में, दो प्लांट ऐसे दिखाई देंगे जिनमें पिंक कलर का फ्लावर निकला रहेगा, और एक प्लांट ऐसा दिखाई देगा जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर निकला रहेगा। तो तुमको क्या दिखाई देगा, तुमको एक प्लांट ऐसा दिखाई देगा जिसमें किस कलर का फ्लावर निकला रहेगा, रेड कलर का फ्लावर निकला रहेगा, कैसा, रेड, रेड कलर का ऐसे फ्लावर निकला रहेगा, ठीक है ना। और एक तुमको प्लांट जो फील्ड में दिखाई देगा, उसमें तुमको प्लांट ये किस कलर का दिखाई देगा, पिंक कलर का, पिंक कलर का फ्लावर दिखाई देगा, इंटरमीडिएट कंडीशन आई ना। एक और जो रहेगा उसमें भी किस कलर का दिखाई देगा, पिंक कलर का ही दिखाई देगा। और एक तीसरा वाला जो एक फोर्थ वाला रहेगा जो प्लांट, उसमें क्या दिखाई देगा, व्हाइट कलर का फ्लावर दिखाई देगा, किस कलर का, व्हाइट कलर का, ठीक है ना, व्हाइट कलर का फ्लावर। तो आउट ऑफ दिस फोर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, एक जो है रेड दिखाई दे रहा है, दो पिंक दिखाई दे रहे हैं और एक व्हाइट दिखाई दे रहा है, F2 जनरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है तुमको, दैट इज मार्फोलॉजिकली जो तुमको दिख रहा है, दैट इज कि एक रेड दो पिंक और एक व्हाइट, एक रेड दो पिंक और एक व्हाइट, है ना, ये दिख रहा है ना तुमको फील्ड में आंखों से। तो दिस इज फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो, कौन सा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1, फिनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1, है ना। जीनोटाइप रेशियो देखो, जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, तो थोड़ा सा ऊपर से लिख देते हैं। चलो फिनोटाइप रेशियो आया 1:2:1, और अगर तुम इनके जीन्स को कंसीडर करते हो तो वो तुम्हारा जीनोटाइप रेशियो होता है, प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना जो रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, आप लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप रेशियो मतलब वो रेशियो जो हमें आंखों से दिखने पर ही जिसको हम डिटरमाइन कर लें। जैसे हमें खेत में दिखेगा ना, हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि एक प्लांट ऐसा है जिसमें रेड कलर का फ्लावर निकला है, दो ऐसे हैं जिनमें पिंक कलर का फ्लावर निकला है, और एक ऐसा प्लांट है जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर निकला हुआ है, तो हमें ये दिखेगा ना। तो ये जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप रेशियो बोलेंगे, 1:2:1, वन रेड टू पिंक वन व्हाइट। और एक रेशियो वो होता है जिसको हम जीनोटाइप रेशियो कहते हैं, जीनोटाइप रेशियो जो होता है वो जीन्स को कंसीडर किया जाता है। अब वो देखने के लिए तुमको देखना पड़ेगा इस क्रॉस को ध्यान से। तो बात की जाएगा जीनोटाइप रेशियो की, तो बेटा यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो जीनोटाइप रेशियो, ये पहला वाला देखो कैपिटल आर है, इसमें का और कोई है नहीं है ना, एक ही है ना इस तरह का, कम इस तरह का एक कैपिटल आर तो एक ही है ना। तो यहाँ पर जो बनेगा कि एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एक ही है ना इसमें, तो दिस इज वन, वन इस टू। और तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुमको जो है पिंक वाले कितने दिखाई दे रहे हैं, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कितना दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, कैपिटल आर स्मॉल आर दो है ना यहाँ पे बेटा, तो इसका मतलब 1:2, और एक वाइट है तो फिर से वन।
यहाँ मतलब क्या हुआ कि जो फिनोटाइप रेशियो और जो जीनोटाइप रेशियो आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के प्रोसेस में, वो क्या आया, सेम आया। याद रखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के प्रोसेस में F2 जनरेशन में फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या आया, सेम आया। एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट आया था ना, ठीक है ना। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम आया, ठीक है ना। ये एक चीज आपको याद रखनी है, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा का। इसमें दो कलर के फ्लावर निकलते हैं, रेड और व्हाइट। क्रॉस कराते हैं तो ना तो रेड आता है ना व्हाइट आता है, क्योंकि रेड पूरी तरह से व्हाइट के ऊपर डोमिनेट नहीं हो पाता है। यही तो यहाँ पर एक अलग चीज हो गई ना, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। नहीं तो फिर रेड नहीं आ जाता। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनती है विच इज कॉल्ड पिंक, पिंक कलर आता है। नाउ अगर हम पिंक कलर को ही मतलब F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराते हैं, यानी F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही क्रॉस करा देते हैं, तो F2 जनरेशन मिलती है। और F2 जनरेशन में यहाँ पर क्या आता है, एक रेड आता है, दो पिंक आता है, एक व्हाइट आता है, यानी कि फिनोटाइप रेशियो आता है 1:2:1। और अगर हम जीन्स को कंसीडर कर रहे हैं तो भी कैपिटल आर एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर दो है, और स्मॉल आर एक है, यानी जीनोटाइप रेशियो भी जो आता है वो 1:2:1 ही आता है, ठीक है ना। अब जिस तरह से ये जो मैंने आपको बताया क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये एक्सेप्शन था किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन था। इसी तरह से कुछ और भी प्लांट्स हैं जो एक्सेप्शन होते हैं या जिनमें जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जा सकता है। तो कुछ अदर एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पर आप लोग को नाम केवल बता देता हूँ, याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को वैसे तो मिराबिलिस जलापा में कंसिडर किया गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी प्लांट्स हैं जिनमें सेम कंडीशन आती है, इंटरमीडिएट कंडीशन आती है। जैसे कि स्नैपड्रैगन, प्लांट का नाम क्या नाम है, स्नैपड्रैगन, ठीक है ना। जिसको हम लोग वो कहते हैं डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, ये भी एक प्लांट है। जैसे मिराबिलिस जलापा एक प्लांट है, वैसे ये भी क्या है, एक प्लांट है, स्नैपड्रैगन ड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। नेट पे आप देख सकते हैं इसको। ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंडीशन शो करता है। और एक और है जिसको बोलते हैं एंथीराइनम मेजस, एंथीराइनम, ANTHIRHINUM, एंथीराइनम मेजस, MEJUS, मेजस, स्मॉल लेटर से लिखना पड़ता है क्योंकि स्पीशीज को हमेशा स्नैक ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर और एक एंथीराइनम मेजस, ये दो भी हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी आपके क्या हैं, एक्सेप्शन या फिर एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। तो ये लेक्चर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और आपका जो एक्सेप्शन बचा हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस क्या होता है, और उसको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। उसके बाद मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसको पढ़ा जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से, समझे रहेंगे। नोट्स जो मैंने यहाँ पर आप लोग को बनवाई, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से भी आप ले लीजिएगा। और इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोग आगे चलकर रिवाइज करिएगा, देखिएगा जरूर, ठीक है ना। थैंक यू।